प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है, लेसन हमारा चल रहा है फसल उत्पादन और प्रबंधन। 2 पॉइंट्स हमने इसके किए थे कि पहले हम मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, फिर उसमें बोई। आज हम देख रहे हैं सिंचाई। तीसरा टॉपिक हमें क्या देखना है? सिंचाई। सिंचाई से अभिप्राय है कि फसल को समय समय पर जल या हम क्या कहें पानी उपलब्ध करवाना क्या कहलाती है? सिंचाई। और फसलें हैं, ये अपने ऋतु के अनुसार ही इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। किसी फसल को पानी की आवश्यकता बहुत कम भी होती है, किसी फसल को अधिक भी होती है। जैसे चावल है, उसमें काफ़ी दिनों तक पानी खड़ा रहना चाहिए, यानी पानी उसमें लगा रहना चाहिए। ये अलग अलग फसलों की अपनी अलग अलग उनके गुण होते हैं, या उनके हम कह सकते हैं उनकी अनुकूलताएं हैं। अनुकूलता का मतलब कि जैसे कोई भी जीव है, वनस्पति है, वो उस वातावरण, उस मौसम के अनुसार खुद को जो एडजस्ट करती है, क्या कहलाता है? उसकी अनुकूलता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंचाई की। सिंचाई है, इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है परंपरागत और एक है आधुनिक। परंपरागत मतलब कि जो प्राचीन परंपराओं से पहले भी किसान, क्योंकि फसल खेती हमेशा से होती आ रही है। अब पहले के समय में क्या था कि अधिक लेबर की आवश्यकता पड़ती थी किसान को। अब क्या है, इतनी आधुनिक उपकरण विकसित हो गए हैं जिससे कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन भी किया जा सकता है। तो परंपरागत में क्या है, जैसे यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि परंपरागत सिंचाई के तरीकों के 2 नाम लिखिए या उदाहरण बताइए। तो उसमें पहला है चड़स, ढेकली, चैन पंप, रहट। ये सिंचाई के परंपरागत साधन हैं। आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में क्या है, हम देखते हैं नलकूप, विद्युत पंप और डीजल पंप। अब ज़्यादा कौन से साधन काम में लिए जाएंगे? आधुनिक, क्योंकि कम समय में बड़े से बड़े क्षेत्रफल में सिंचाई है वो की जा सकती है। अब इसी के साथ हमें सिंचाई करनी है तो हमें क्या चाहिए? उस पानी का स्रोत भी हमारे पास होना चाहिए। स्रोत हैं हमारे पास, क्या हो सकते हैं? कुएं हैं, तालाब, नहर। पानी आएगा तो नदियों से ही, नदी और वर्षा जल। स्रोत क्या होगा? वर्षा जल आदि। ये हमारे पास क्या होंगे? पानी या सिंचाई करने के लिए स्रोत पूछा जाए तो स्रोत हम बताएंगे कुएं, तालाब, नहर, नदी, वर्षा जल आदि। और अगर आधुनिक साधन का नाम हो तो नलकूप, विद्युत पंप या डीजल पंप। सिंचाई से लाभ क्या होगा? सिंचाई से लाभ तो एक तो क्या होगा? बीज अंकुरण आसानी से होगा। दूसरा, मिट्टी की नमी बनी रहेगी। मृदा है हमारी, उसकी नमी बनी रहेगी। उसमें जो पोषक तत्व हैं क्या होंगे? पोषक तत्व हैं वो पौधे के जड़ों से पोषक तत्व जड़ों से पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पौधे में क्या है, वो सूखता नहीं है, उसमें नमी बनी रहती है। तो ये है हमारे पास सिंचाई कि हमें फसलों को समय समय पर क्या करना पड़ता है? जल उपलब्ध करवाना पड़ता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? सिंचाई। आप अपने आप को भी देखिए, हम दिन में कितनी बार पानी पीते हैं। तो इसी प्रकार प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधों में भी 90% क्या होता है? पानी उन्हें आवश्यक है। और मुख्य बात यह है कि हम जानते हैं कोई भी जो प्लांट है, कोई भी पौधा है, वो जब मिट्टी में इस तरह से है, यहाँ इसकी क्या होती है? रूट्स या जड़ें होती हैं, और यहाँ क्या है? तना है, शाखाएं, पत्तियाँ। तो इन जड़ों में जो यहाँ मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में, उनको ऊपर तक पहुँचाने का कार्य किसका होगा? पानी के द्वारा। खनिज लवणों का पानी के द्वारा क्या होता है? अवशोषण किया जाता है।
सिंचाई में ही अभी हम यहाँ देखेंगे सिंचाई करने की विधियाँ। सिंचाई की क्या देखते हैं हम, विधियाँ की किस किस तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र विधि, और एक होता है हमारे पास ड्रिप तंत्र। सिंचाई की विधियाँ छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र का मतलब है कि इसमें पहली बात तो आप चलो ये देखिए कि सिंचाई करने की विधियाँ हैं हमारे पास, छिड़काव और ड्रिप है। हम ये जानते हैं कि हमारे भारत की देखें या राजस्थान की देखें, सभी जगह एक जैसे मौसम की या पानी की सुविधा एक जैसी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हर जगह नहरों की व्यवस्था हो और बहुत अधिक पानी उपलब्ध होता हो। ऐसे बहुत सी जगह हैं, जैसे हमारे ये जैसलमेर, बाड़मेर है, इन जिलों में क्या है, पानी की बहुत अधिक समस्या रहती है यहाँ। इसलिए इन ऐसे जगह जहाँ पर कम पानी उपलब्ध हो, जहाँ बड़ी बड़ी नहरें नहीं जुड़ी हों, उन जगहों पर क्या करना है, किसान को अपने जीवन यापन के लिए खेती करनी है, तो उन जगहों पर क्या किया जाता है कि ये दो ऐसे मेथड हैं जिनमें पानी की वेस्टेज, बर्बादी कम होती है और सिंचाई अधिक होती है। तो पहला मेथड कौन सा है इसमें, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र से मतलब है कि इसमें ऐसे एक मेन बड़ी पाइप होती है जिसका हमारे पानी के स्रोत से कनेक्शन किया हुआ होता है, और उससे आगे छोटे छोटे पाइपें और जुड़ी रहती हैं, और उन पर एक वाल की नोज़ल की तरह एक वाल होता है, जिसे हम जब खोलते हैं तो जैसे बारिश होती है उसी प्रकार ये पानी क्या है, पूरी तरह से गिरता है। तो यह कौन सी विधि है, छिड़काव तंत्र, जिसमें पानी कैसे गिरता है, वर्षा की तरह। और यह विधि है किसके लिए उपयोगी है, असमतल भूमि के लिए। किसके लिए, असमतल भूमि के लिए। और हम इसे जैसे लॉन है या कॉफ़ी के जो खेती है उनमें भी उपयोग में लेते हैं, और इसमें पानी की बर्बादी है बहुत ही कम होती है। ड्रिप तंत्र की बात की जाए तो ड्रिप तंत्र को समतल भूमि के लिए काम में लिया जाता है। ड्रिप तंत्र क्या है, बूंद बूंद करके पानी है वो पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इसमें क्या है, ड्रिप का मतलब है कि बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, और यह तकनीक या विधि है, यह फलीदार पौधों या बगीचों के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। इसी के साथ हम हमारी ऐसी कृषि योग्य भूमि जहाँ पर पानी बहुत जल्दी और बहुत अधिक उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह असमतल भूमि के लिए है और ड्रिप तंत्र समतल भूमि के लिए। इसमें बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है या गिरता है। इसमें यहाँ ऐसे मेन पाइप से यहाँ ड्रिप्स लगी होती है, जहाँ तक हमें पहुँचाना है वहाँ तक, उन पौधों तक क्या है, ये पानी है वो बूंद बूंद करके उनकी जड़ों तक गिरता रहता है। तो ये सिंचाई की अगर विधियाँ पूछी जाए तो दो विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र विधि और ड्रिप तंत्र विधि। स्रोत पूछे जाएँ तो क्या होंगे, कुएँ, तालाब, नहर, वर्षा का जल आदि। और अगर परंपरागत स्रोत, परंपरागत विधि कौन सी है, तो चड़स, रहट, मोट। ये इन रहट, मोट ये बता रही हूँ आपको, इन सभी के फोटो डायग्राम्स है हमारी बुक्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको इनकी पहचान हो जाएगी। और आधुनिक है उसमें विद्युत पंप और डीजल पंप। विधि मेथड्स पूछे जाएंगे, हम सिंचाई करने के तरीके क्या हैं, तो मेथड्स में हमारे पास दो हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट है खाद व उर्वरक। पौधों को अपनी वृद्धि करने के लिए उनको मिट्टी से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को वृद्धि के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें हम यहाँ देख रहे हैं, खाद को हम प्राकृतिक खाद या जैविक खाद भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, उर्वरक। प्राकृतिक खाद है, ये तो प्रकृति से, जैसे पेड़ पौधों से, गाय भैंस के गोबर से तैयार की जाती है। ये तो क्या है हमारे पास प्राकृतिक खाद। इसमें हम अगर केंचुए का भी अगर देखें तो बहुत अहम रोल होता है। केंचुए से भी एक खाद बनती है जिसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये हमारे 7वीं क्लास के लास्ट चैप्टर 16वें चैप्टर में आया था, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारी भूमि के लिए बहुत ही क्या रहती है, उपयोगी रहती है, और जैविक खाद से हमारी भूमि की उर्वर क्षमता
या उपजाऊपन है बढ़ता है, उपजाऊपन बढ़ता है। और उर्वरक क्या होते हैं? केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें क्या है कृत्रिम तरीके से फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK के नाम से खाद के रूप में उपलब्ध रहते हैं या इन्हें उर्वरक कहते हैं। इनमें क्या है, इसके अगर उदाहरण पूछे जाएं उर्वरक के तो हम क्या देखेंगे? यूरिया, सुपर फास्फेट, मोनोफास्फेट आदि। कोई ये 2 उदाहरण आप याद रखें, यूरिया और सुपर फास्फेट क्या है हमारे उर्वरक। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में उपलब्ध होने अत्यंत आवश्यक होते हैं। उर्वरक कृत्रिम तरीके से तैयार होता है, ये क्या करता है? उपजाऊ को कम करता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करता है? उपजाऊ क्षमता कम करता है। यदि हमसे तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि जैविक खाद और उर्वरक में से हमें कौन से रसायन का अधिक उपयोग करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? जैविक खाद या प्राकृतिक खाद। लेकिन क्या है, किसान को कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करना होता है, तो क्या करता है वो? खाद है ये धीरे धीरे अपना प्रभाव शो करती है, तो क्या करते हैं? उर्वरक डालते हैं। उर्वरक क्या करता है? तुरंत पौधे की जो कमजोरी है, जो उसमें पोषक तत्वों की कमी है, उसे क्या कर देता है? दूर कर देता है। लेकिन इसमें ऐसे रसायन भी होते हैं जो हम, जैसे फसलें, हमारे जो खाने योग्य फसलें हैं जैसे गेहूं है, चावल है, चना है, तो ये हमारे लिए बाद में धीरे धीरे रसायन है हमें परेशान, यानी इनसे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और खाद है उससे क्या होगी? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी और पौधों को अपने उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते रहेंगे। इससे क्या है, हमारे पौधे की जो वृद्धि है वो बहुत ही तेज़ी से होगी। जैविक खाद के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और टर्म है हमारे पास, फसल चक्रण। फसल चक्रण से अभिप्राय है कि हम हमारे ऋतु के अनुसार फसलों को बोते हैं। उसमें क्या करना चाहिए? एक बार जो हमें हमारी जो जैसे कि राइजोबियम कुल से या मटर कुल से संबंधित फसलें हैं उनको बोना चाहिए अल्टरनेट एक ऋतु में। जैसे गेहूं के बाद जो चारा योग्य फसलें हैं उनको बोना चाहिए। इससे क्या है कि हमारी जो फसलें हैं उस मिट्टी में उन फसलों को बोने से क्या है, राइजोबियम जीवाणु क्या है, फसल चक्रण में हमें हमारे ऋतु के अनुसार, जैसे गेहूं के साथ अगर गेहूं के बाद अगर चारा योग्य फसलों को बोया जाए तो उससे क्या, ये फलीदार पौधे होते हैं। कौन से? फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में पाया जाता है ये राइजोबियम जीवाणु। ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्योंकि बच्चों हमारे वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है, यह नाइट्रोजन है 78%, बहुत अधिक, लेकिन पौधे इसे सीधे नाइट्रोजन N2 के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। इसका क्या करना पड़ता है? स्थिरीकरण। और स्थिरीकरण कौन कर सकता है? प्राकृतिक रूप से राइजोबियम जीवाणु। अगर हम फसल चक्र अपनाएं कि हमारी जैसे मुख्य फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, इनके दौरान अगर अल्टरनेट बीच में एक एक बार चारा योग्य फसलें हैं जो फलीदार पौधों से संबंधित है, राइजोबियम कुल से संबंधित है, इन फसलों को अगर बोया जाए तो उस मिट्टी में यह जीवाणु उपस्थित होगा और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण आसानी से करता है। तो ये है हमारा फसल चक्र। हमने एक फसल को उत्पादन के लिए, फसल के लिए उस कृषि योग्य भूमि की मिट्टी तैयार की, उसमें बुआई की, फिर खाद उर्वरक डाले, सिंचाई की, फसल हमारी तैयार हो रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा? अब हमें क्या करनी पड़ेगी? फसल की सुरक्षा। और सुरक्षा है उसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास? खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं बच्चों कि जैसे हमारी ये यहाँ खेत है, कृषि योग्य भूमि है, ये हमारे फसली पौधे उगे हुए हैं बराबर दूरी पर, गेहूं कहें या चावल, ये क्या है? हमारे फसली पौधे। यहाँ ये इस पौधे की जड़ें हैं, ये इसकी है यहाँ। अब अगर इनके साथ यहाँ अवांछित पौधा जो हमारी फसल का नहीं है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं है, ऐसे पौधे क्या है यहाँ पर अपने आप उग जाते हैं। इन पौधों को, ये अवांछित पौधे हैं, कौन से? ये अवांछित। इन अवांछित पौधों को यहाँ से
निकाला जाता है और उखाड़ कर यानी फेंका जाता है। तो यह क्या है, ये होते क्या है, पहले तो खरपतवार है। ये अवांछित पौधे क्या है, ये खरपतवार हैं। और इन खरपतवारों को यहाँ से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, निराई या गुड़ाई। जो क्या करता है किसान, समय समय पर अपनी खेती में या फसलों में क्या किया जाता है, निराई या गुड़ाई। तो निराई का मतलब क्या है कि ये अवांछित जो पौधे हैं या खरपतवार है इनको वहाँ से हटा देना, तो क्या कहलाता है, ये निराई। और ये खरपतवार क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पौधा है, यहाँ इस मिट्टी से पोषक तत्व क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। अब ये पौधा आ गया तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से इन पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार क्या है, हमारे जो मुख्य फसल का पौधा है इसे पूरी तरह से पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इन अवांछित या खरपतवार पौधों को किसान द्वारा समय समय पर अपनी खेती, अपनी जो फसल है उसमें क्या की जाती है, निराई की प्रक्रिया द्वारा इनको वहाँ से हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या करते हैं, मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं, जल हैं, उसको क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये हमारा मुख्य पौधा कहेगा मुझे चाहिए, ये कहेगा मुझे, लेकिन दोनों को ही प्राप्त, यहाँ से ये दोनों ही प्राप्त करेंगे तो इस पौधे को जितना मिलना चाहिए था उतना पोषण प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाना पड़ता है। अब अगर निराई गुड़ाई एक एक पौधे को हाथ से हटाया जाए तो बहुत समय लगता है, बहुत लेबर भी लगती है। इसलिए क्या किए जाते हैं, आजकल क्या करता है किसान, यहाँ पर खरपतवार नाशी, क्या करता है, खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है, जिसमें मुख्य है 2,4-D। ऐसे पीड़कनाशी या खरपतवारनाशी रसायन आते हैं जो क्या करते हैं, इन खरपतवार पौधों को छिड़काव जब किया जाता है तो नष्ट कर देता है। इसी के साथ अगर कोई प्राकृतिक बाधा आ जाए, यानी अगर बहुत सूखा पड़ जाए, बहुत बारिश हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे फसलों को कम पानी की आवश्यकता है और बहुत तेज़ बारिश के कारण, बाढ़ की स्थिति के कारण बहुत अधिक पानी एकत्रित हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पानी की वहाँ से निकासी करनी पड़ेगी। ये भी हमें, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है जिनसे हमें हमारी फसल की क्या करनी होगी, सुरक्षा करनी होगी। अगर अकाल की स्थिति आ गई है तो हमें क्या करना होगा, कहीं से भी पानी है, यानी अगर हमारे पास सूखा पड़ गया, पानी नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था करवानी पड़ेगी और हमारी फसल को पानी उतना जितना आवश्यक है उतना पानी उसको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। इसी के साथ अगर जैसे हम पौधों को देखते हैं, अगर किसी पौधे की पत्तियां पीली हो गई हैं, बहुत मुरझाया हुआ पौधा है, उसकी तना सूख रहा है, टहनियाँ सूख रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पौधे के लक्षणों के अनुसार ही क्या करना पड़ता है, उसे उपचार देना पड़ता है। तो केवल ऐसा नहीं है कि फसलों को केवल खरपतवार ही नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव, फफूंद, कीट, ये भी हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, फसलों की सुरक्षा करनी होती है। फसलों की सुरक्षा हो गई और हमारे फसल जब पककर तैयार हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब उस फसल को क्या करना होगा, काटना होगा। काटने के लिए अगर हम हाथों से काटते हैं तो बहुत अधिक समय भी लगता है, इसलिए आजकल क्या है, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो फसलों को पककर जब तैयार हो गई हैं उन्हें क्या करनी पड़ती है, कटाई। कटाई के लिए क्या है, हम या तो दराती का इस्तेमाल करें या क्या है, आधुनिक मशीनें, आधुनिक उपकरण क्या है, हार्वेस्टर। बहुत बड़े क्षेत्रफल पर अगर फसल है और हमें उसे काटना है, हाथों द्वारा अगर कटाई की जाती है, बहुत समय और बहुत लेबर की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या उपकरण यूज़ किया जाता है, हार्वेस्टर, जिससे फसलों की क्या कर दी जाती है, कटाई कर दी जाती है। कटाई हो गई, कटाई के बाद क्या करना होगा कि जो फसल है उसके जो दाने हैं वो एक कवर के अंदर रहते हैं जिसे हम भूसा बोलते हैं, तो उस दाने को उसके भूसे से क्या करना है, अलग करना है। तो ये कौन सी यहाँ मशीन यूज़ करेंगे, थ्रेशिंग। तो हमसे पूछा जाता है थ्रेशिंग क्या है। थ्रेशिंग का क्या मतलब है कि काटी हुई फसल है उसमें उसके जो बीज या दाने हैं उनको भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। अगर छोटे लेवल पर बहुत कम कृषि योग्य भूमि है और हमें अगर वहाँ भी क्या करना है, फसल को कटाई के बाद उसके दानों को अलग करना है, तो इसमें या पहले पारंपरिक तरीके में भी क्या किया जाता था, फसल को फटकना, यानी उसको क्या किया है, फटक के उसके भूसे से उनके दानों को अलग किया जाता था। तो आधुनिक तरीकों में हार्वेस्टर से कटाई की जाती है और थ्रेशिंग से क्या की जाती है, फसलों की को उनके भूसे से दानों को अलग किया जाता है। अब फसल को दानों से अलग कर लिया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, भंडारण करना है। जितनी किसान को आवश्यकता है अपने घर के लिए
तो उतने क्या करेगा, वो उतने दानों को अपने घर में भंडारित रखेगा और बाकी को क्या किया जाता है, दानों को मंडियों में भेजा जाता है और बेचा जाता है। वहाँ भी क्या करना पड़ता है, इनकी सुरक्षा करनी पड़ती है, इन्हें सूक्ष्म जीवों कीटों से बचाव करना पड़ता है, प्राकृतिक जो आपदा है उससे भी इनका बचाव करना पड़ता है। तो क्या किया जाता है, फिर फसलों को भंडारण किया जाता है और घरों में भी इसको क्या है, बिल्कुल सुरक्षित भंडारित किया जाता है। उसके लिए हमें, जैसे हम देखते हैं कि कुछ दानों में नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें ऐसे बॉक्स में या ऐसे बोरों में भरा जाता है जहां उनमें बिल्कुल भी हवा पास ना हो या जो सूक्ष्म जीव है उनमें प्रवेश ना करें। ये स्टूडेंट्स हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमने क्या पढ़ा है, फसल को कैसे उत्पादन किया है और कैसे उसका प्रबंधन किया है। प्रबंधन का मतलब जो हमारी तैयार फसल है हमें उसे क्या करना है, पूरी तरह से प्रबंधित, यानी ऐसा नहीं है फसल प्राप्त कर ली हमने और खेत में है फसल और वो वहाँ से क्या होगी, बहुत तेज़ आंधी बारिश के कारण नुकसान हो गया, ऐसा नहीं। उस फसल को घर पे लाना है, उसे घर में जितना चाहिए उतना सुरक्षित रखना है, उसके बाद बाकी क्या करना है, उसे मंडियों में भेजना है। क्योंकि हमें क्या है, किसान ही है जो क्या करेगा, फसलों का उत्पादन करेगा, उसे आगे से आगे भेजेगा, तभी तो हमारे पूरे देश की, विश्व की जो जनसंख्या की जो भोजन की आवश्यकता है वो पूरी होगी। थैंक यू।